नमस्कार, मैं रविंद्र अत्री हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आप पहले चौधरी भजनलाल जी के साथ जुड़े रहे, उसके बाद आप किसी ज़माने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी माने जाते थे। आज 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 आपकी गिनती उनके खासम खास लोगों में होती है। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ। चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस में थे, मैं कांग्रेस में था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में, मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का कोई भी आदमी रोहतक में आएगा, मैं उसके प्रोग्राम में जाऊँगा, चाहे वो कोई भी हो, जो कांग्रेस का बिल्ला लगा के आएगा। क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं 45 साल से कांग्रेस में हूँ। आज हरियाणा में मेरे से सीनियर आदमी एक भी नहीं है। मैं 1975 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य था, और मैं 1975 में NSUI का पहले स्टेट का प्रेसिडेंट बना, और 78 में मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बना। और मैंने अनेकों बार विदेश में यात्रा की NSUI की ओर से, यूथ कांग्रेस की ओर से। तो मैं कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेसी होने के नाते मैं जो भी कांग्रेस पार्टी में होंगे उनके साथ हूँ मैं। सर, कुमारी शैलजा का अचानक से आपके निवास स्थान पर आना और सर आपके साथ चाय में शामिल होना, सर राजनीतिक गलियारों में इसकी काफ़ी चर्चा है। इस विषय पे क्या कहना चाहोगे सर? कुमारी शैलजा जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा की प्रेसिडेंट हैं। आज वो नंबर 1 पे हैं। आज वो मेरे घर आती हैं तो मैं उनके स्वागत पे मैं नहीं खड़ा हूँगा तो कौन होगा। आज कांग्रेस उन्होंने एकजुट की है। जो हमारा 2 दिन पहले प्रदर्शन था, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस एकजुट थी, और उस एकजुट होने का श्रेय कुमारी शैलजा को जाता है। सर, बड़ौदा उपचुनाव आ रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर कुमारी शैलजा जी का ठीक बड़ौदा उपचुनाव से पहले आपके घर पे आना और आपसे मुलाकात करना किस तरह की तैयारियों को दर्शाता है बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम इस समय बड़ौदा के अंदर मौजूद हैं, और वो घर घर वोट मांग रहे हैं इस समय। और इस बड़ौदा के चुनाव से शैलजा जी के मेरे घर आने से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत दिन से मैंने उनको एक दिन रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे घर एक कप चाय पीने आ जाना। कल वो उनको मौका मिला, वो हिसार से वापस जा रही थी, मेरे घर कम से कम 1.5 घंटा रुक के गई है। और मैंने किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाया था, सुभाष बत्रा के अलावा सिर्फ मेरे परिवार के लोग थे। ये सर, तो इसको सर राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, इसको सिर्फ चाय है, चाय की तरह रहने दिया जाए। ये सिर्फ मेरे परिवार के लोग थे उसमें। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और सबसे पुराना परिवार है हरियाणा का। और ख़ास तौर पर रोहतक ज़िले के अंदर सबसे पहले मेरे परिवार से MLA बने थे। 1924 में चौधरी टेकराम मेरे सगे ताऊ जी थे। उसके बाद उनका मर्डर हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे दूसरे ताऊ जी MLA बने। तो मेरा परिवार सबसे पुराना परिवार है, और सबसे पहले MLA बने हैं तो मेरे परिवार से लोग बने हैं। और इसलिए उनको जब ये बातें पता लगी तो बड़ी खुश हुई, और मेरे घर वो और महामंत्री जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर अजय चौधरी, वो दोनों आए थे। और मैंने किसी भी नेता को नहीं बुलाया, सिर्फ ये एक पारिवारिक मिलन था। चौधरी दलबीर सिंह शैलजा जी के जो पिता थे, वो 1981 में मेरे यहाँ एक फंक्शन में, NSUI के फंक्शन में आए थे, और मैं वही पुरानी जो यादें वो ताज़ा कर हमने बैठ के उनके साथ की। सर, कांग्रेस की जो गुटबाजी रही है पिछले कुछ सालों से, वो लगभग खुल के लोगों के सामने आ चुकी है। इस चीज़ से रिलेटेड सर 23 लोगों ने, जो 23 कांग्रेस के नेता हैं दिग्गज, उन्होंने सर हाईकमान को एक पत्र भी लिखा, जिसमें से कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने साइडलाइन कर दिया। कुछ बचे हैं, उन कुछों का क्या होगा सर अब आगे? देखिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसके बारे में मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, और ना मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में हूँ। इनके बारे में अगर पूछेंगे तो आप पार्टी के जो ऑल इंडिया के लेवल के जनरल सेक्रेटरीज हैं उनसे पूछ सकते हैं, या इसके बारे में राहुल गांधी बता सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। सर, कांग्रेस में नए हरियाणा प्रभारी को नियुक्त किया गया है, क्या लगता है सर सबको साथ लेके चल पाएंगे वो? पहले दिन से ही उन्होंने मैसेज दे दिया हर कांग्रेसी को, हरियाणा के हर कांग्रेसी को पहले दिन से मैसेज दे दिया कि आप कितने बड़े पदों पे आप बैठे हैं, ये कांग्रेस की वजह से बैठे हैं, आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं है।
तो आज जो मैं मिनिस्टर बना, मैं कांग्रेस की वजह से बना। मैं कांग्रेस का बड़ा आभारी हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा और वज़ीर बनूंगा, लेकिन मैं 42 साल की उम्र में एमएलए भी बन गया और मिनिस्टर भी बन गया। तो आज जितने भी पदों पे बैठे हैं लोग, सबको यही मैसेज दे के गए विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं कि यहाँ सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और पहले दिन से एक मंच पे तमाम नेता, उनकी जो 17 तारीख की मीटिंग थी उसमें एक मंच पे सभी लोग एक मंच पे थे। सर, प्रदेश के अंदर भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, आम लोग इससे आक्रोश में है, किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहा है और सर नगर निगम के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। खुद आपके कई नेता, खुद जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, वो खुद कुछ नेता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, 6 साल हो गए करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई है। आज समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है। लोगों को ना रोज़गार मिल रहे हैं, किसानों को ये नया अध्यादेश, ये नए कानून लेके आए हैं, किसानों का भट्ठा बैठा दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2 किसानों के हितैषी परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रंजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला, और सर छोटू राम के नाती विजेंद्र सिंह जो कि हिसार से एमपी हैं, वो दोनों इस काले कानून को जो किसानों के खिलाफ उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती कि आज अगर ऐसे लोग, आपने देखी ना प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू थी, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा देके परिचय दिया कि वो किसानों के साथ हैं। तो ये परिवार हैं, ये इन्होंने धोखा दिया है, हरियाणा की जनता को धोखा दिया है, हरियाणा के किसानों को धोखा दिया है। अब ये आगे से वो वोट मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि ये काला कानून जो है भाजपा सरकार और गठबंधन की सरकार या केंद्र सरकार जो है 3 अध्यादेश लाए, काला कानून है। लेकिन सर, इस काले कानून की सिफारिश तो पहले कांग्रेस ने खुद की थी इस एक्ट को लाने के लिए कि नहीं, इस एक्ट को पास करो। जिस टाइम भाजपा सर विपक्षी दल में थे, आपकी खुद की सरकार होती थी केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी। तो सर उसको कैसे देखते हैं कि आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये एक काला कानून है, और जिसकी खुद पैरवी की थी कांग्रेस ने कुछ टाइम पहले कि नहीं, ये कानून पास होना चाहिए। अगर कांग्रेस ने पैरवी की होती तो कांग्रेस कानून बना सकती थी। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमने कभी इस काले कानून को अमली जामा पहनाने की कभी नहीं कही। आप रिकॉर्ड देखिएगा, हम हमेशा हमने किसानों के अच्छे भाव दिए हैं, हमारे वक्त में अच्छे भाव मिले हैं। आप धान का देख लीजिएगा, हमारे वक्त में 4000 से ऊपर था, आज धान पिट रहा है 2500-2600, इससे भी कम है। तो हमारे वक्त में किसानों का हमने बहुत भला किया है। राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने हमारी जो 3 सरकारें बनी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हमने तीनों स्टेटों में हमने किसानों के कर्जे माफ़ किए। तो हमारा आगे का भी लक्ष्य यही है कि किसानों को मजबूत करना, किसान और जो मजदूर हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके भले के काम करना, और हम कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर किसानों और मजदूरों के साथ रहेगी। सर, दुष्यंत चौटाला जी ने अभी एक बयान दिया है, अभी बिल्कुल रिसेंट में ही उनका एक बयान आया है कि विपक्ष जो है इस सारे मुद्दे को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और अगर यदि किसान के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो कैबिनेट से इस्तीफा देगा अपना, जो मंत्री पद छोड़ेगा, जो उप मुख्यमंत्री का उनको पद मिला हुआ वो छोड़ूंगा मैं। उस बारे में क्या कहेंगे? दुष्यंत की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अगर इस्तीफा देना होता तो वो जो प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू उसकी तरह जाके इस्तीफा दे ही आते। कहते नहीं, दुष्यंत कहते हैं लेकिन करते नहीं। तो अगर इनको जब सरेआम नज़र आ गया था, लोग सड़कों पे आ चुके थे, लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी के लोग कह रहे कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। अरे सारे वीडियो वायरल हुए पड़े हैं लोग, बल्कि इनके पार्टी के वर्कर भी पुलिस के साथ लाठी लेके लोगों को, किसानों को मार रहे थे, लाठियों से पीट रहे थे। लाठीचार्ज के अंदर कांग्रेस के कुछ मंत्री, कुछ नेता भी दिखे जिनको लाठीचार्ज में चोट आई हुई है। लेकिन सर भाजपा और जेजेपी का तो स्पष्ट रूप से यही कहना है जो आपने बताया कि हमने लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए, और अगर लाठीचार्ज हुआ है तो इसकी SIT बना के हम पूर्णतः जाँच करेंगे। आप SIT अपनी SIT क्यों बनाएं? आप एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराएं, दूध का दूध पानी का पानी साफ़ हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किन लोगों ने, क्योंकि वीडियो वायरल हुए पड़े हैं। आप उनको कैसे मना कर सकते हैं जो उनके जेजेपी के वर्कर लाठियाँ लेके घूम रहे थे, और जो ये पुलिस, किसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिए हैं, किस पुलिस वाले ने लाठियाँ मारी है, सबके सामने मारी लाठियाँ।
कोई छुपी तो है नहीं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड में है, तो रिकॉर्ड की चीज़ को आप कैसे छिपा सकते हैं? तो ये निश्चित तौर पे ये सरकार किसान विरोधी है, और ये सरकार पहली सरकार ऐसी है बीजेपी की जिसके अंदर कम से कम 80 लोग पुलिस की गोलियों से मरे हैं। चाहे वो राम रहीम की बात हो, चाहे वो अपने हिसार वाले जो बाबा रामपाल की बात हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, तीनों जगह जो आदमी मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं। तो इससे निकम्मी सरकार, इससे बदनाम सरकार आज कोई हो नहीं सकती। सर 38% जो हमारे लोकसभा में मंत्री हैं वो सर किसानों का बैकग्राउंड रहा, वो खुद कृषि से जुड़े हुए हैं, और उसके बावजूद सर अगर किसान का ये हाल है, अगर मैं ASER के सर्वे की बात करूं तो सर ASER ने खुल के कहा है कि जो युवा है, आज की युवा पीढ़ी है, वो 1% ही है जो कि खेती के अंदर जाना चाहती है। बाकी सब किसान अपने कृषि को छोड़ के कोई और धंधा अपनाना चाहते हैं। उस बारे में बताइए सर। देखिए, अगर लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, साफ़ सुथरा रोज़गार मिल जाएगा, तो वो क्यों करेंगे? अब पहले का वक्त और था। मैं खुद मेरे फादर की 30 एकड़ ज़मीन थी। अब हम 6 भाई हैं, 5 एकड़ रहेगी मेरी, और मेरे 2 बच्चे हैं तो 2.5 एकड़ रह जाएगी। तो अब टाइम बदल गया हर चीज़ का। आज लोग अच्छे पेशे में जाना चाहते हैं। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो खेती तो आजकल बहुत नई टेक्निक आई हुई हैं, उससे कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मजबूरी होती है। जब अगर रोज़गार मिलता होगा तो हमारा जो किसान का बच्चा होगा वो रोज़गार को प्राथमिकता देगा। 1965 के अंदर सर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उन्होंने किसानों को नायक बताया था सर। आज उस नायक की स्थिति क्या है? आज इस सरकार ने उस नायक की स्थिति को, उसको तो खलनायक बना दिया इन्होंने। आज किसान जिसको लोग पूजा करते थे कि ये देश का पेट पालता है, पूरी सृष्टि को ये अनाज पैदा करते हैं उनके लिए, आज उनकी हालत ये है कि बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज ज़मीनें घट गई हैं, 2-2 1.5 एकड़ के ज़मींदार रह गए हैं। आज अंदाज़ा लगाओ कि उनकी क्या हालत है। अगर ये उनको अगर अच्छे भाव दे दें तो उनका पेट पल सकता है, वरना बेचारों को कहीं भैंसें पालनी पड़ती हैं, कहीं भैंसों के सहारे से वो बेचारा अपना रोजी रोटी पूरी करनी पड़ती है। हालत बहुत ख़राब कर दी सरकार ने किसानों की। सर 25 सितंबर को प्रदेश बंद, देश बंद का नारा दिया किसानों ने। क्या कांग्रेस पार्टी किसानों का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी इस धरने में? हमारा पूरा समर्थन है इस पूरे आंदोलन को। हमने स्वयं 21 तारीख को आंदोलन किया था, और हमने खुद जाके मेमोरेंडम दिया था डिप्टी कमिश्नर को, और हम पूरी तरह से इस मामले में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को कैसे देखते हैं सर आप? बड़ौदा उपचुनाव बिल्कुल सर पे आने नज़दीक है, इसकी डेट्स भी अनाउंस होने वाली हैं। कई विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है इसको पैसे कमाने के लिए इसके अंदर जो तारीखें हैं चुनाव की वो घोषित नहीं कर रही है। उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, भाजपा को तो सूट ही नहीं कर रहा है ये उपचुनाव इन हालात में, जब पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है किसानों का। पूरे देश का किसान नाराज़ है सरकार से, और इस समय उनको ये चुनाव फेस करना पड़ रहा है। हालत तो ये है कि इनके कार्यकर्ताओं को लोग गांव में भी नहीं घुसने देंगे, और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। पहले भी लगातार 3 बार कांग्रेस लगातार जीती थी, चौथी बार भी कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी, बहुमत से जीतेगी। और ये किसान जो आज सड़कों पे खड़ा है, ये उस दिन बूथ पे खड़ा होगा, और बूथ पे खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगा। सर भाजपा के जो मंत्री हैं लगातार, जो अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सर स्पष्ट रूप से एक ट्वीट किया और स्पष्ट रूप से अपनी उनकी जो कार्यशैली थी वो जो उन्होंने की, जिस हिसाब से अध्यादेश पास किया, उसके ऊपर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हम ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, ये किसान हित के अंदर हैं ये तीनों अध्यादेश। और विपक्ष जो है लगातार देश को तोड़ने का और देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है, और आगे जाके इसको किसान, अगर ये तीनों अध्यादेश अगर कांग्रेस लगातार मांग करती है कि इसको वापस लिया जाए तो ये किसान की बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार होगी। देखिए, ना तो श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान हैं, ना अमित शाह किसान हैं, और जो कृषि मंत्री हैं उनके पास 1 इंच ज़मीन भी खेत की नहीं है। आज ऐसे लोगों के पास किसानों के भविष्य का फैसला करने की जिम्मेदारी मिली हुई है।
जिनको खुद ABC नहीं पता किसान की समस्याएं क्या हैं। आज ये हालत है कि ये सरकार निश्चित तौर पे किसान विरोधी है और आने वाले वक्त में आप देखना पूरे देश में आंदोलन होगा और पूरे देश के लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सरकार है जिनका किसानी के बारे में तो तजुर्बा है ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से बेरोजगारी है और जिस प्रकार से इस समय क्राइम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोग पूरे देश के लोग आज दुखी हैं और हरियाणा के लोग तो ख़ास तौर पे दुखी हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा और आने वाले वक्त में ये बेरोजगारी का बम फूटेगा और तमाम बेरोजगार सड़कों पे आएंगे। सर MSP के ऊपर जो एक मुद्दा था, MSP स्पष्ट रूप से कहना है भाजपा के कि ना तो हम MSP को हटा रहे हैं और हमने तो MSP में बढ़ोतरी की है, तो विपक्ष का हंगामा किस चीज़ को लेकर है सर? अगर MSP में बढ़ोतरी हो रही है, MSP को कोई हटा नहीं रहा है, उसमें जमा करके अगर किसानों को चीज़ें दी जा रही हैं, तो इससे सर किसानों का घाटा कैसे हो गया? इस भाजपा सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का फ़र्क है। आपने मैंने सोशल मीडिया पर अनेकों बार देखा है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि कोई रेलवे को नहीं बेचा जाएगा, किसी LIC को नहीं बेचा जाएगा, किसी चीज़ सरकारी पराक्रम को नहीं बेचा जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने सब काम किए, हो रहे हैं सब काम। कितने एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। तो इस सरकार की किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। आज भी ये बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाजरे का वो MSP कुछ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ है और बिक कितने रहा है। गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ है और बिक उससे भी 200-300 रुपये कम रहा है। तो इस सरकार का कोई यकीन नहीं है, ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सर बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं आप? आज बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतेगी। भाजपा का सुपड़ा साहब? निश्चित तौर पर सुपड़ा साहब, और इसलिए होगा कि इनका जो भाजपा का जो राज्य का प्रधान है वो स्वयं चुनाव हारा हुआ है, वो किस मुँह से जाएगा। और भ्रष्टाचार में आज हरियाणा नंबर 1 पे है। आप कहीं देख लीजिएगा, किसी महकमे में चले जाएगा, इन्होंने नारा दिया था भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त। आज इनका नारा फेल हो चुका है। आज भ्रष्टाचार हरियाणा में चरम सीमा पे है और बेरोजगारी भी इस समय चरम सीमा पे है। तो लोग बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं कि सरकार कब जाए और कब कांग्रेस की सरकार आए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। स्पष्ट, सटीक और बेबाक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हरियाणा स्वाभिमान। धन्यवाद।